Hello and welcome to my channel. Today we'll study about company and what are the characteristics of company. For studying the characteristics of company, which is a very common question asked in any of the paper, if you're doing 11th, 12th or BCom, MCom, anyway, company is a topic that comes in any commercial paper and before starting with characteristics of company, we must know what is a company. The definition of company is very important, and it says a company is an artificial person that's created by law having separate legal entity and perpetual succession. एक जो कंपनी होती है वो एक तरीके का आर्टिफिशियल पर्सन होता है. बस वो सांस नहीं ले सकता, अदरवाइज वो ऑलमोस्ट सारे काम कर सकता है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना या शेयर्स ट्रांसफ़र करना. ये सब चीज़ें जो कंपनी में होती है वो एक कंपनी डेफिनेटली एज अ पर्सन के तौर पे कर सकती है. जैसे हम लोग कोई अपनी पर्सनल कमोडिटी लेते हैं वैसे ही कंपनी भी ले सकती है. तो वो एक तरीके का आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन वो एक ऐसा पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ हुआ है. दैट्स क्रिएटेड बाय लॉ, उसको लॉ ने बनाया है. जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो कंपनी के लिए लॉज हैं, उन लॉज ने ही हमारे कंपनी को बनाया है. हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी, इसकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है. जो भी इस कंपनी में, जैसे कि वी नो अ लॉट ऑफ मेंबर वर्क, लेकिन वो जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी नहीं है, वो सिर्फ कंपनी में काम करते हैं. तो जो कंपनी होती है उसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, और वो आइडेंटिटी लीगल होनी चाहिए. जैसे कि जो भी स्मगलिंग वगैरह के बिजनेसेस होते हैं वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होल्ड नहीं करते, तो लीगल होना ज़रूरी है इसको. एंड परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि कंपनी एक इस मोटिव से बनती है कि वो लॉन्ग टाइम तक सर्व करेगी, वो एंडलेस टाइम तक सर्व करेगी. नो मैटर कुछ भी हो जाए, लॉयल रह के लीगल चीज़ को प्रोसीड करके वो सर्व करती रहेगी अपने नेशन को. ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी. और अब आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे एंड वील एक्सप्लेन सो वील एक्सप्लेन इट लेटर, बट पहले एक बारी सबके नाम पढ़ लेते हैं. Incorporated association, separate legal entity, limited liability, perpetual succession, common seal, transferability of shares, separate legal property, capacity to sue and be sued, artificial person, separation of ownership from management. काफ़ी हद तक काफ़ी हेडिंग्स वर्ड से ही क्लियर हो जाती है. नॉर्मल इंग्लिश यूज़ हुई है इन वर्ड्स में, बट हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इसका क्या मतलब होता है? कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक में ये क्या फीचर है, ये क्या चीज़ है? दैट इज एवरी कंपनी मस्ट बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013. जो भी हमारे पास कंपनी होती है वो रजिस्टर हुई भी होनी चाहिए. किसके अंडर? एक इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए. वो किस एक्ट के अंदर? 2013, जो कि आजकल लेटेस्ट 2013 है हमारे पास. उससे पहले 1956 था, और उससे पहले भी मतलब चलते आते हैं ये 72, 56 ऐसे करके थे. तो अब जो हमारे पास है वो है 2013 की लेटेस्ट जो हमारी स्टडीज़ है 2020 तक, वो 2013 को सपोर्ट करती हैं. तो एवरी कंपनी, जो भी कंपनी होगी वो कंपलसरी है उसका रजिस्टर होना या इनकॉर्पोरेट होना. किस एक्ट के अंदर? 2013 के एक्ट के अंडर. तो ये जो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में आता है. और ये क्योंकि रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होता है, इसीलिए हम इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी ये है. देन जो भी कोई कंपनी होती है, इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी. अ कंपनी इज in law regarded as entity separate from its member. It has an independent corporate existence. जो भी कोई कंपनी होती है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन के टाइम पे भी बताया था, जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, वो कंपनी नहीं होते. और जो कंपनी होती है वो खुद एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी एंटिटी मीन्स आइडेंटिटी, एक अपनी खुद की आइडेंटिटी होल्ड करती है. और लीगल डेफिनेटली उसको होना चाहिए.
तो वो एक सेपरेट अलग है मेंबर से, वो अपने खुद की जो है डिसीजंस ले सकती है। हाँ, हालांकि डिसीजंस बोर्ड लेता है या ओनर जो भी कोई लेता है, लेकिन जो कंपनी होती है, जब भी कोई केस या कोई प्रॉब्लम, कोई इशू किसी भी चीज़ के अगेंस्ट आता है तो वो कंपनी पे किया जाता है, पर्टिकुलर मेंबर पे नहीं किया जाता। लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। पहली बात तो लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी होता है कि जो लाइबिलिटी है जब भी वाइंड अप हो रही होगी कंपनी या कुछ भी, जब भी मतलब कोई भी इशू हो जाता है, जो जो मेंबर्स हैं उसके, वो किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होंगे, लाइबल कंपनी ही होगी। अगर कोई फ्रॉडुलेंट केस आता है तो वो कंपनी ने किया है, मेंबर्स ने नहीं किया है, ऐसा लॉ के अंदर माना जाता है। हालांकि एक और हमारे पास कॉर्पोरेट वेल आ जाती है, वो आई एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट जो लिमिटेड लाइबिलिटी होता है उसका ये मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ कंपनी ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोन लिया है, वो उसकी रीपेमेंट नहीं कर पाई, वो लोन नहीं चुका पाई, तो जो मेंबर्स होंगे वो अपनी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी से नहीं पे करेंगे, क्योंकि वो लाइबल नहीं है। लाइबल मतलब कि उनके सर पे नहीं आएगी बात, वो कंपनी के सर पे है। कंपनी से पूछो, कंपनी जवाब देगी, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे कई केसेस हुए भी हैं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन हुआ है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। बट लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही होता है कि जो मेंबर्स उसमें काम कर रहे हैं वो लाइबल नहीं होते, और कंपनी जो होती है वो खुद लाइबल होती है। तो इसमें एक लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट भी आ जाता है। देन परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर में कम एंड गो, मेंबर्स जो होते हैं आते हैं, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ रिटायर हो जाते हैं, तो मेंबर्स में कम एंड गो। लेकिन जो कंपनी होती है वो फॉरएवर के लिए बनती है, एक गुडविल होल्ड करने लगती है, तो वो अगर ट्रस्ट दे देती है तो वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। वैसे ही इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल इट्स मेंबर्स आर डेड, जब मतलब सारे मेंबर्स मर जाएं, लेकिन कंपनी जब तक नहीं मरती, जब तक कंपनी को लीगली बंद नहीं करा जाएगा। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड ओनली बाय लॉ, उसको लॉफुली ही बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इज कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है? इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। जो कॉमन सील होता है, कभी आपने देखा होगा कोई भी कंपनी के पेपर्स होते हैं उसमें ब्लू कलर का कोई एक साइन टाइप होता है जो स्टैम्प लगता है, उस स्टैम्प को ही कॉमन सील बोला जाता है। वो एक कॉमन सील इसलिए बोला जाता है, मतलब ये कंपनी का सिग्नेचर होता है, कंपनी का अप्रूवल होता है। एनी डॉक्यूमेंट ऑन विच कॉमन सील इज affixed is deemed to be signed by the company। जो भी सील लग जाती है कंपनी की, वो एक तरीके से अप्रूवल माना जाता है कंपनी का। कोई भी डॉक्यूमेंट होता है और उसको ये माना जाता है कंपनी ने साइन किया है, कंपनी ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या होता है? इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट in the case of private company there will be certain restriction on the transferable of shares। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी में शेयर्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कुछ कुछ जगह कुछ टाइप के सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि फ्रीली ट्रांसफरेबल करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में इट्स वेरी ईजी, यू कैन। सेपरेट प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? एज अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट इज केपेबल टू ऑफ ओइंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। एंजॉय मीन्स उससे सारा जितना भी हमको बेनिफिट है हम वो ले सकते हैं, कंपनी ले सकती है, और फिर उसको बेच भी सकती है। कैसे? वही कंपनी लॉ के सिग्नेचर के थ्रू वो उस चीज़ को अप्रूव कर सकती है। तो ये हो जाती है सेपरेट प्रॉपर्टी भी वो अपनी बना सकती है कंपनी। मेंबर्स हालांकि सोचते हैं ये सब करने का, लेकिन कंपनी अपने नाम से वो चीज़ ले सकती है, वो मेंबर्स के नाम पे नहीं आएगी। कि लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर कुमार उसमें कोई काम करते हैं, तो वो मिस्टर कुमार के सर पे नहीं आएगी कि उनकी प्रॉपर्टी है। इट्स द कंपनीज सेपरेट प्रॉपर्टी, तो वो कंपनी के ही काम के लिए यूज़ होगी अकॉर्डिंग टू लॉ। Then we have is capacity to sue and be sued।
मतलब कि अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैज़ द लीगल एंटिटी टू स्यू अदर्स सच एज मेंबर्स, डायरेक्टर्स, डेटर्स, आउटसाइडर्स एक्सेट्रा। अगर किसी कंपनी में किसी ने फॉल्ट किया है या कुछ भी किया है तो कंपनी जो होती है वो उस अपने खुद के मेंबर पे भी केस कर सकती है, प्लस कोई अगर दूसरी मेंबर है, दूसरी कंपनी का मेंबर है, एक कंपनी दूसरी कंपनी पे भी केस कर सकती है, क्योंकि दोनों ही आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। एक कंपनी अपने खुद के मेंबर पे भी केस कर सकती है, और एक कंपनी खुद भी स्यू हो सकती है, उस पर भी केस हो सकता है। जब कोई बाहर का कर सकता है एज अ मेंबर, उसको ट्रीट करके उस पर कर सकता है और वो किसी पे कर सकते, तो डेफिनेटली वाइस वर्सा सिचुएशन हो गई है। तो एक तरीके से तो कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, ये चीज़ इसमें हो सकती है। आर्टिफिशियल पर्सन तो वेरी फर्स्ट हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या होता है, अ कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, कॉन्सिक्वेंटली अ कंपनी कैन नॉट फॉल इल। वही सब जो मतलब इल नहीं हो सकती, मर नहीं सकती, लेकिन उसके ये भी फंडामेंटल राइट्स जो हम एज अ सिटीजन एंजॉय करते हैं वो भी नहीं वो एंजॉय करती, उसके अपने कुछ होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करा जाता है। एंड बट इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन, चलता फिरता पर्सन नहीं है जो स्मेल, टच, फीलिंग समझ सकता हो। अ कंपनी डज एग्जिस्ट बट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, सिर्फ लॉ की आइज में ये रहता है, सिर्फ उसी की आइज में जिंदा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी हमारे पास 10 थे, और इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेट प्रॉपर्टी, capacity to sue and be sued, artificial person and separation of ownership from management। इसका क्या मतलब होता है कि जो ओनरशिप है, उस वो जो खुद ओनर है कंपनी जो होल्ड करती है वो डिफरेंट है मैनेजमेंट से। कंपनी है, वो खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो मैनेजमेंट है वो उस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी में सारा मैनेजमेंट वहाँ रोल प्ले करता है अपना। तो उस वहाँ पे एक थिन लाइन ऑफ सेपरेशन आ जाती है कि ओनरशिप कंपनी की खुद पे है और जो मैनेजमेंट है वो उसमें काम करता है। तो ये हमारे 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी होते हैं। व्हाट इज अ कंपनी? आर्टिफिशियल पर्सन दैट्स क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें इसकी खुद की डेफिनेशन में मिल जाते हैं। होप यू लाइक द वीडियो and please like, share and subscribe to my channel for more videos. Thank you.